अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा चैप्टर वाइज का टेस्ट नंबर 3 है और टेस्ट नंबर 3 चैप्टर वाइज टेस्ट है। इसमें हम कर रहे हैं आज फिजिक्स का डिस्कशन। तो फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 127 से। तो 127 देखें, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द सेम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये 127 में ये कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट प्रेशर का स्पेसिफिक हीट है वो ग्रेटर है कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो ये क्यों? तो इसका आंसर ये है कि इसमें एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, यानी इसमें एक्स्ट्रा वर्क डन हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम फिक्स होता है तो वर्क डन जीरो होता है, तो इसमें वर्क डन नहीं होता। और कांस्टेंट प्रेशर में एक्स्ट्रा वर्क होता है, तो जब एक्स्ट्रा वर्क होता है तो इसमें सीबी ग्रेटर होगा सीवी से। तो 127 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो बॉयल्स लॉ याद रखें, ये जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि आइसो का मतलब है सेम और थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इसमें आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, R is equal to Cp minus Cv is valid for। तो याद रखें क्वेश्चन नंबर 129 में ये R is equal to Cp minus Cv। तो याद रखिए जो R है इसको कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट इसको कहते हैं, तो इसको आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसका ये मतलब है कि ये वैलिड है ओनली फॉर द आइडियल गैस। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आइडियल गैस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आइडियल गैस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 130 को आप देखें, 4200 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, increasing of temperature of 10 kilogram of water through 10 degree Celsius, increasing the temperature of 1 kilogram water through 10 degree Celsius, increasing the temperature of 100 gram of water through 10 degree Celsius। तो इसको आप लोग मालूम करेंगे खुद। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 130 को तो इसको आप खुद मालूम करेंगे। ये कह रहे कि हीट गिवन है 4200 जूल, तो कह रहे कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम देखेंगे किस ऑप्शन से ये वाला आंसर आता है। तो जिस ऑप्शन से ये वाला आंसर आ गया वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर डी को, तो ऑप्शन नंबर डी में देखें ये मास गिवन है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब है 0.1 किलोग्राम, यानी इसको 1000 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। अच्छा, और टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारे पास हीट का फार्मूला है mc डेल्टा टी। तो m है 0.1, c है 4200 और t है 10। तो ये 10 और ये 0.1 कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, इधर देखिए, ये m मास है 0.1 और टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगाएं तो पॉइंट खत्म हो गया, तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4200 जूल। तो 4200 जूल आ गया ऑप्शन नंबर डी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप बाकी ऑप्शंस को चेक करें, उससे 4200 जूल नहीं आएगा तो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 131, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ स्टेटमेंट व्हिच इंप्लाइज एज। तो याद रखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 131 में ऑप्शन नंबर बी और 130 में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वो मैंने बता दिया था ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 131, अ गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर 50 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर गिवन है कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 132, प्रेशर गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये वॉल्यूम जो है वो है 10 मीटर क्यूब से
4 मीटर क्यूब हुआ। अच्छा, और एनर्जी गिवन है 100 जॉल। तो कह रहे कि मालूम कर दो इंटरनल एनर्जी में चेंज, मालूम करो इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो पहले ऊपर से हम वर्क मालूम करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला है P डेल्टा V, और डेल्टा V बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल। तो प्रेशर है 50 और फाइनल है 4 और ये है 10। तो यह आ जाएगा 50 माइनस 6 इंटू यह आ जाएगा माइनस 300, यह आ जाएगा माइनस 300 जॉल। यह गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वर्क डन मालूम हुआ। अब वो कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी मालूम करो। तो इंटरनल एनर्जी हम मालूम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो 100 जॉल हीट है, इंटरनल एनर्जी मालूम करना है, और वर्क डन है 300 जॉल। तो ये 300 जॉल इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 300, तो ये आ जाएगा डेल्टा U 400 जॉल। इसमें आ जाएगा 400 जॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 132 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, with the propagation of longitudinal wave through the material medium, the quantities transferred in the direction of propagation are energy and momentum. ऑप्शन नंबर बी। तो मैकेनिकल वेव्स में दो चीजें ट्रांसफर होती है, एनर्जी एंड मोमेंटम। और याद रखें मास कैन नेवर बी कांस्टेंट, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 134, if the amplitude of sound is double and the frequency is reduced to 1/4, then the intensity will be। तो याद रखें ये जो क्वेश्चन नंबर 134 है, क्वेश्चन नंबर 134 ये कह रहे कि एम्पलीट्यूड डबल हुआ, x नॉट डबल हुआ, और कह रहे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हो गया 1/4, फ्रीक्वेंसी हो गया 1/4। तो इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी मालूम करना है। तो याद रखें ये जो इंटेंसिटी है इसका फार्मूला है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी का डेफिनेशन है। अच्छा, और इंटेंसिटी किसके बराबर है, इंटेंसिटी और एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, और ये जो के है इसका फार्मूला है एम ओमेगा स्क्वायर, के का फार्मूला है एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, और ये ओमेगा का फार्मूला है 2 पाई एफ, ओमेगा का फार्मूला है 2 पाई एफ। अच्छा, और ये स्क्वायर अप्लाई करो तो ये आ जाएगा हाफ एम 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 80, ये आ जाएगा। अच्छा, तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया। तो अगर आप देखें ये इंटेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एम्पलीट्यूड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बोर्ड में मिटा देता हूं, ये बोर्ड। अच्छा, तो इसको देखें, अगर ये इंटेंसिटी है I1 डिवाइड बाई I2 तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साथ, तो ये होगा F1 बाई F2 होल स्क्वायर। अच्छा, और एम्पलीट्यूड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के साथ, तो एम्पलीट्यूड भी होगा x01 डिवाइड बाई x02 होल स्क्वायर। अच्छा, अब पुटिंग करें, ये कह रहे हैं ना बस रेशो मालूम नहीं करना, रेशो मालूम नहीं, इंटेंसिटी मालूम करना है। तो इंटेंसिटी में क्या है, ये बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है उसको डिस्कस करो और एम्पलीट्यूड को डिस्कस करो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई 1/4 और एम्पलीट्यूड हो गया डबल। अच्छा, तो ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई 16 और ये आ जाएगा 4x नॉट स्क्वायर। तो ये 4 और 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ स्क्वायर एक्स नॉट डिवाइड बाई 16।
और ये वाली पुरानी इंटेंसिटी, तो न्यू इंटेंसिटी इज 1/16, तो इसमें आ जाएगा डिक्रीज बाय 4 टाइम, डिक्रीज the intensity will be intensity reduced to 1/4, amplitude is doubled, amplitude double हुआ, और frequency reduced to 1/4, the intensity will be 1/16, 1/16, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा, तो ये 4 और 16 कैंसिल हो जाएगा ना, ये देखो 1/4, तो इसमें आ जाएगा डिक्रीज टू 1/4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 135 में if the amplitude of the wave at a distance r from the point source is a, amplitude a है, if the amplitude at a distance 2r will be, अच्छा ये 135 में कह रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस को डबल करें, 2r मतलब डबल करें, तो फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो याद रखें एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, अभी हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन विद स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड का और डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और r स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाने के लिए हम लेंगे अंडर रूट, तो अंडर रूट से दोनों का स्क्वायर खत्म हो गया, तो एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस को डबल कर दिया तो एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, Laplace correction in the formula for the speed of sound given by Newton was needed because sound waves are propagate adiabatically, option C, ऑप्शन सी, साउंड वेव जाते हैं एडियाबेटिकली। अच्छा, 137, with the rise of temperature the speed of sound is increases, ऑप्शन ए, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें 137 नंबर एमसीक्यूज को, तो स्पीड का और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर को ज्यादा करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 138 स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, तो अगर आप देखें 138 को, तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय रो, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। Question number 139, the velocity of sound in air is affected by the change in, option A, atmospheric pressure, नहीं, speed of sound atmospheric pressure पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन बी, मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, और मॉइस्चर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड का, और टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर तो इधर पड़ा, टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशन, तो इसमें आ जाएगा बोथ बी एंड सी, इसमें आ जाएगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहे हैं कि दो वेव्स गिवन है, दो वेव्स 140 में, एक हमारे पास है y1 गिवन है a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, अच्छा, और दूसरा गिवन है a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, अगर आप देखिए पहले वेव में साइन है और दूसरे में cos है, दोनों में फर्क है, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में फार्मूला है जिसमें हम cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले सर करेंगे कि या दोनों को साइन बनाएंगे या दोनों को cos बनाएंगे, ताकि हमें फेज डिफरेंस का पता लगे। तो फेज डिफरेंस के लिए दोनों का साइन होना जरूरी है या दोनों का cos होना जरूरी है। तो मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है कि हम इस cos थीटा को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स का फार्मूला यूज करेंगे। तो मैंने साइन cos की जगह पुट कर दिया कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, ये फार्मूला है मैथमेटिक्स में, तो कि हम cos को साइन में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका फेज ये है पहले वाले वेव, दूसरे वाले वेव का फेज ये है।
अब इन दोनों का फेज डिफरेंस मांग रहे हैं तो फेज डिफरेंस मालूम करो, यानी दूसरे दोनों फेज को माइनस करो। तो फाई 2 कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, और ये पहला वाला फेज है माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो के एक्स के साथ कैंसिल, ओमेगा टी के साथ कैंसिल, तो फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई 2, फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहे हैं साउंड ट्रेवल फास्ट इन स्टील, एयर, वाटर, वैक्यूम। तो याद रखें स्टील इज मोर इलास्टिक, तो स्टील में स्टील में स्पीड ऑफ साउंड तेज जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, टू हार्मोनिक वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम हैविंग फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:2, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन है, ये है क्वेश्चन नंबर 142। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन है 1:2 and intensity ratio is 1:36. What is the ratio of their amplitude? Amplitude का रेशियो मालूम करो। अच्छा, इससे पहले एमसीक्यूज में मैंने वो फार्मूला मालूम किया था, वो फार्मूला भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि एफ स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, ये इंटेंसिटी का फार्मूला है, इसके साथ मैंने वो सारे कांस्टेंट नहीं लिखे। अच्छा, तो इंटेंसिटी का फार्मूला एफ स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा, एम्पलीट्यूड मांग रहा है, एफ स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, आई डिवाइड बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लें, तो अंडर रूट इधर भी लें तो इधर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स नॉट बराबर हो जाएगा अंडर रूट डिवाइड बाई एफ स्क्वायर अंडर। अच्छा, ये एक्स नॉट का फार्मूला आ गया। अब रेशो मांग रहे हैं, तो रेशो में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये x1 बाई x2 है तो ये होगा i1 बाई i2, और ये फ्रीक्वेंसी इनवर्स है, तो अगर ये x1 बाई x2 है तो फ्रीक्वेंसी होगा f2 बाई f1, क्योंकि इनवर्स है। अब रेशो पुट करो, पहली इंटेंसिटी कितनी है i1 1, दूसरी इंटेंसिटी 36। अच्छा, पहली फ्रीक्वेंसी f1 1 और दूसरी फ्रीक्वेंसी 2 अंडर रूट, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 1/9 और 1/9 आ जाएगा 1:3, तो 1:3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 143, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एट एसटीपी। अच्छा, तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 143 को, तो इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है इसका फार्मूला है गेमा आर टी डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोलर मास स्पीड के साथ इनवर्स है। इसका ही मतलब हुआ कि अगर ये स्पीड है, पहले से नाम लिया हाइड्रोजन का और फिर नाम लिया ऑक्सीजन का, तो स्पीड है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो मोलर मास होगा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो यह आ जाएगा 4:1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 144, द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड इज ऑफ द इन एयर इज डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर। ओके, 144 को देखें, 144 ये कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो v है एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 2v, नो देन टेम्परेचर बताओ, ये सवाल है कि 27 पर स्पीड ऑफ साउंड v है, तो 9 तो स्पीड ऑफ साउंड डबल हो गया, तो टेम्परेचर बताओ। तो अगर आप देखें फार्मूला को, तो फार्मूला में ये टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने लिख लिया v2 बाई v1 तो ये होगा t2 बाई t1, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर v2 पर है तो t2 पर होगा, v1 नीचे है तो t1 नीचे होगा। अच्छा, अब इसमें से पुटिंग करेंगे, तो v2 कितने के बने, v2 के बने 2v, v1 कितने के बने v, और t1 कितने के बने 27, लेकिन ये सेल्सियस में है, इसको आप लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन, ये 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन। अच्छा,
अब इसमें ये v कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई 300 अंडर रूट। तो अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लें बोथ साइड, तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई 300 और 300 को इधर शिफ्ट करें तो आ जाएगा 1200 केल्विन और इसको वापस सेल्सियस में करें यानी 273 से माइनस करें तो ये आ जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस। तो 927 डिग्री सेल्सियस द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 144 में ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 145, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 4:3, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी बताओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 145 को देखिए, ये कह रहे कि द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड इज 4:3। अच्छा, 4:3 इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी बताओ। तो पहले बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम के लिए दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा 1 और फिर बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड कर दो तो 4 + 3 7, 4 + 3 7। अब इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन है, आपको नजर आ रहा है इस सवाल में, एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 है मिनिमम तो इंटेंसिटी भी 1 होगी और इसका एम्पलीट्यूड 7 है तो इंटेंसिटी होगी 49। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 49 और मिनिमम इंटेंसिटी 1। तो पहले उसने मैक्सिमम मांगा तो पहले 49 होगा, फिर उसने मिनिमम मांगा है तो फिर 1 होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, in a stationary wave along a string, the strain is 0 at the nodes, 0 at the nodes, maximum at the antinode, that is the correct answer। तो स्ट्रेन हो या स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो या स्ट्रेस हो, दोनों मैक्सिमम होंगे एट द नोड्स, स्ट्रेन और स्ट्रेस ट्रांसवर्स होंगे, ट्रांसवर्स में याद रखना है, ट्रांसवर्स में स्ट्रेस हो या स्ट्रेन हो दोनों मैक्सिमम होंगे एट द नोड, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 147, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिए ये स्ट्रेट लाइन आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट इनका डायरेक्ट रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, इसमें स्ट्रेट लाइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहे हैं कि होल इज बोर्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द होल, व्हाट विल हैपन। तो याद रखें ये क्वेश्चन नंबर 148 है, तो ये कह रहे कि अर्थ है और इस अर्थ में हमने एक होल बोर्ड किया, एक होल जिसके डायमीटर के बराबर होल है, डायमीटर के बराबर होल है, तो अर्थ में हमने एक होल बोर्ड किया और कह रहे कि हमने इसमें एक स्टोन ड्रॉप किया। जब हमने इसमें एक स्टोन को ड्रॉप किया तो हमें तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो ग्रेविटी फोर्सेस को खींचेगा, तो ग्रेविटी फोर्सेस को खींचेगा तो इसका स्पीड ज्यादा मैक्सिमम, फिर कम 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 0। ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो जब ये नीचे आ रहा था तो ग्रेविटी इसको सेंटर की तरफ खींच रहा था तो इसका स्पीड ज्यादा मैक्सिमम, लेकिन जब सेंटर से पास हुआ तो फिर इसको सेंटर फिर खींच रहा है तो इसका स्पीड कम 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 0। तो फिर ये रुकता नहीं, क्यों नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये नहीं रुकता, फिर जब ये सेंटर की तरफ जाएगा तो इसका स्पीड ज्यादा मैक्सिमम, कम 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 0। तो ये मुसलसल ऊपर नीचे जाता जाएगा लेकिन कभी नहीं रुकेगा ड्यू टू इनर्शिया, तो इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, a body is execute simple harmonic motion with amplitude a, its energy is half kinetic and half potential। इसका मतलब है कि अगर हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल है मतलब दोनों बराबर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 149 ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल का मतलब बराबर है। ओके, तो काइनेटिक का फार्मूला है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल है हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो पहले तो हाफ हाफ कैंसिल हुआ और के भी कैंसिल हुआ, कि बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस हो जाएगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये 2 को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट ले बोथ साइड, ये स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा a डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 149 में आ जाएगा ऑप्शन सी। Question number 150. While deriving the equation for a time period of simple pendulum, which quantity should be kept small? तो इसमें आएगा एम्पलीट्यूड या एंगल, ये बात याद रखिए। ऑप्शन बी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए पेंडुलम में या एंगल स्मॉल होना चाहिए। अच्छा जी 151. A wire 100 centimeter long, fundamental frequency of 330 cycle per second. ओके ये है क्वेश्चन नंबर 151। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है यानी 1 मीटर लॉन्ग है और फ्रीक्वेंसी है 330 साइकिल पर सेकंड। अच्छा या हर्ट्ज का हो या साइकिल पर सेकंड का हो, आपकी मर्जी। तो ये कह रहे व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी। अच्छा जी तो वेलोसिटी इन्होंने मालूम करनी है, वेलोसिटी। अच्छा याद रखें ये हमारे पास है वायर में होता है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो है v/2l। तो ये 2l को इधर शिफ्ट कर दे तो आ जाएगा v = 2fl। तो f हमारे पास है 330 और l है 1, तो आ जाएगा 660 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 151 में आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 152. The increase in the speed of sound per degree centigrade rise is, तो देखें 152 तो स्पीड का फार्मूला है v0 प्लस 0.61 इंटू डेल्टा टी। ये v0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कह रहे हैं पर डिग्री का मतलब है 1 डिग्री, पर डिग्री का मतलब है 1 डिग्री और ये हमारे पास हुआ डेल्टा v, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0.61। तो इंक्रीज इन स्पीड मांग रहा है, इसका मतलब है चेंज इन स्पीड मांग रहा है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.61 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 153. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। सॉलिड में वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होगा, ऑप्शन ए। 154. The ratio of velocity at 9 atmospheric and 1 atmospheric is same. Speed of sound atmospheric pressure पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा सेम आएगा। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 155. The wavelength of the fundamental mode of vibration at closed end pipe is. तो ये सुनिए बच्चों, ये जो 155 क्वेश्चन है ये क्लोज ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है और क्लोज ऑर्गन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है v/4l। वो क्या है v/4l। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असल में v/λ था, तो λ बराबर हुआ 4l के, λ बराबर हुआ 4l के, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 156. In an isothermal change, the internal energy remains the same. Isothermal process में internal energy हमेशा remain the same. ऑप्शन नंबर डी। Question number 157. An engine absorbs 400 joule heat. ये है 157. A system absorbs 400 joule of heat. Okay. It perform 300 into 10 power 7 earth joule work. तो ये जो 10 power 7 अर्थ है ये 1 जॉल के बराबर है, तो इसकी जगह जॉल लिखो। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मांग रहा है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू मालूम करना है तो डेल्टा डब्ल्यू को इधर शिफ्ट करें तो आ जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो यह आ जाएगा 400 जॉल माइनस 300 जॉल, तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी 100 जॉल इज द करेक्ट आंसर। इंटरनल एनर्जी 100 जॉल, ऑप्शन ए। 157 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 158. एन ओपन आर्गन पाइप। अच्छा ये ओपन आर्गन पाइप है, ये ओपन आर्गन पाइप है 158 में, ओपन आर्गन पाइप। The length is 3.4 meter long. Okay.
द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ साउंड है। तो फाइंड आउट द सेकेंड ओवर टू, तो सेकेंड ओवर टू मालूम करना है। अच्छा जी, तो ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला है NV/2L, ये जनरल फार्मूला है। लेकिन जब उसने कहा कि सेकेंड ओवर टून, तो याद रखिए ये जो हार्मोनिक होता है ये ओवर टून से एक ज्यादा होता है हार्मोनिक, यानी अगर उसने ओवर सेकेंड ओवर टून कहा तो ये थर्ड हार्मोनिक होगा, तो n की जगह 3 पुट करना है, क्योंकि n का मतलब है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो जब उसने सेकेंड ओवर टून कहा तो ओवर टून से हार्मोनिक एक ज्यादा होता है, तो इसको मैं कहूंगा थर्ड हार्मोनिक, और स्पीड ऑफ साउंड है 340 और लेंथ है 3.40। ओके, लेंथ है 3.40। ओके, अच्छा, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लेके 100 लेके, तो पॉइंट खत्म हुआ। जब पॉइंट खत्म हुआ तो 340 कैंसल, और ये 100 ऊपर गया तो आ जाएगा 3 × 100/2। अच्छा जी, ये 100 ऊपर गया। अब ये 3 × 100 300/2 आ जाएगा 150 is the correct answer। 150 is the correct answer। नहीं 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 नहीं, ये मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन नहीं है, मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में नहीं। तो n की जगह पुट करो थर्ड हार्मोनिक, और स्पीड ऑफ साउंड है 340 और लेंथ है 3.40। ओके, 3.40। अच्छा जी, लेंथ है 3.4। अब इसमें ये जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए हम नीचे लगाएंगे 100। ये पॉइंट खत्म हुआ तो ये और ये कैंसिल हुआ, ये 100 ऊपर चला गया, तो ये हुआ 3 × 100/2, 300/2 आ जाएगा 150 हर्ट्ज। इस आंसर 150 हर्ट्ज आ रहा है, और ऑप्शन में 150 हर्ट्ज नहीं, 150 हर्ट्ज नहीं ऑप्शंस में। अच्छा, तो इसमें हम लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये ऑप्शन हम करेक्शन कर लेंगे, ये हमसे मिसप्रिंटिंग हुआ है। अच्छा, इसमें ऑप्शन बी में 300 हर्ट्ज है, लेकिन आप इसको करेक्शन कर ले। अच्छा, 159 a closed end pipe of 4 feet long। अच्छा, ये क्लोज आर्गन पाइप है, 159 में ये क्लोज आर्गन पाइप है। अच्छा, और ये लेंथ इसका है 4 फीट लॉन्ग। तो कह रहे कि व्हाट इज द वेवलेंथ, तो याद रखिए वेवलेंथ बराबर है 4L की, तो जब लेंथ है 4 तो वेवलेंथ आ गया 16 फीट। 16 फीट में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 160, द पाथ डिफरेंस λ/2 इज इक्वल टू, द पाथ डिफरेंस λ/2 इज इक्वल टू, तो इसका कन्वर्जन बहुत आसान है। 160 में याद रखिए कि जो 1 साइकिल है ना, इसमें डिस्टेंस होता है लैम्डा और फेज होता है 2 पाई रेडियन, तो लैम्डा बराबर हुआ 2 पाई रेडियन के। लेकिन अब वो क्या मांग रहे हैं, λ/2, तो 2 को बहुत से डिवाइड करें तो 2 कैंसिल, तो λ/2 बराबर हुआ पाई, यानी 180 डिग्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहे कि मोनोटोनिक के लिए गेमा कितना होगा, तो 1.67 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये तो याद रखने वाली बात है। 162 an iron sphere of mass 2 kg has terminal velocity v in the air, the terminal velocity of 16 kg mass is, तो याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 162 को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, मास है 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम से हुआ 16 किलोग्राम, तो चेंज आया 8 टाइम्स, चेंज आया 8 टाइम्स, मास 8 टाइम्स हुआ। तो टर्मिनल वेलोसिटी का शॉर्टकट ये है कि m × 2 पावर 3 × vt, ये शॉर्टकट है फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। तो मास हुआ 8 टाइम्स, तो मैंने 8 पुट कर दिया, तो 8 जो है ये 2 का क्यूब है, तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो गए, तो 2 स्क्वायर बचा, और 2 स्क्वायर होता है 4 vt।
तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये हमारे सारे फिजिक्स के एमसीक्यूज है। इसमें एक एमसीक्यूज के आंसर में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, उसका हम एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक, यू थिंक